ये कोई आम कयामत का दिन नहीं था। इस दिन जिसके हाथ में जो भी पुरानी या ऐतिहासिक चीज थी वो उसी का देवता बन गया। अगर किसी के पास प्राचीन छिंगलोंग यान्युए दाओ नाम की तलवार थी तो वो साक्षात योद्धा बन गया और चारों तरफ तबाही मचा दी। जिसके हाथ में एक मामूली सा दिखने वाला जादुई ब्रश था उसने हवा में ही असली पहाड़ और नदियां बना दी। और जिसके हाथ में लकड़ी की घंटी थी वो सोने के शरीर वाले भगवान में बदल गया जिसके चारों तरफ दिव्य रोशनी चमक रही थी। लेकिन सूली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके खाली हाथ थे, इसलिए वो किसी भी रक्षक आत्मा को नहीं बुला सका। भले ही उसके बैंक खाते में करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, लेकिन उस कयामत के दिन वो पैसा रद्दी के भाव भी नहीं बिका। वो उन ताकतवर लोगों का गुलाम बनकर रह गया। उन लोगों ने उसे तब तक तड़पाया जब तक उसकी सांसें नहीं टूट गईं। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। सूली की आंखें अचानक खुली। वो वापस अपने अतीत में आ चुका था, ठीक उसी दिन जब दुनिया बर्बाद होने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। सूली ने मन ही मन कसम खाते हुए कहा, इस बार मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, इस नई दुनिया का राजा मैं ही बनूंगा। बिना एक पल बर्बाद किए उसने तुरंत अपने वफादार मैनेजर को बुलाया। सूली ने सख्त आवाज में आदेश देते हुए कहा, मुझे कुछ बेहद खास चीजें चाहिए और वो भी असली। मुझे रुई जिंगू बांग, छिंगलोंग यान्युए दाओ, शी शियनजी, सान जियान लियांग रेन दाओ, शुआन युआन जियान, छिंग यू शी, लुओ तुओ हेशु और हुन थियन लिंग चाहिए। याद रखना, मुझे सिर्फ असली प्राचीन चीजें चाहिए, कोई सस्ती कॉपी नहीं। मैनेजर पहले तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। सूली अच्छी तरह जानता था कि ये कोई मामूली चीजें नहीं थी। ये सभी SSS ग्रेड की बुलाने वाली जादुई चीजें थीं। अगर इसके लिए उसे अपनी सारी दौलत भी लुटानी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कयामत के बाद ये सारे शेयर, बैंक बैलेंस और कैश सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाएंगे। उस खौफनाक दौर में सिर्फ सोना और इंसान की अपनी ताकत ही काम आएगी। बहुत जल्द मैनेजर का फोन आ गया। उसने बताया कि सारी चीजों का पता चल गया है। कुछ चीजें बड़ी नीलामियों में हैं तो कुछ बड़े रईसों के पास। इनकी कीमत करोड़ों में थी। सूली ने बिना पलक झपकाए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। कीमत की फिक्र मत करो, जितना पैसा चाहिए ले लो, बस वो चीजें मुझे हर हाल में चाहिए। फोन रखने के बाद सूली घर से बाहर निकल पड़ा। अब उसके सामने 2 सबसे बड़े काम थे। पहला, रक्षकों की एक ऐसी फौज खड़ी करना जिसे कोई हरा न सके, और दूसरा, एक ऐसा सुरक्षित किला बनाना जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। सबसे पहले वो अपने पुराने कॉलेज के दोस्त झांग युआन से मिलने गया। झांग युआन एक जिम में ट्रेनर था। पिछले जन्म में एक बार लड़ाई झगड़े के मामले में झांग युआन को लाखों का जुर्माना भरना पड़ा था। तब सूली ने ही उसे बचाया था, और बदले में पिछले जन्म की कयामत में झांग युआन ने भी कई बार सूली की जान बचाई थी। झांग युआन ने सूली को देखकर हैरानी से पूछा, सू भाई, आप अचानक यहां कैसे? सूली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड कैप्टन का काम है। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी अभी की सैलरी से 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। यह सुनकर झांग युआन जोर से हंसा और बोला, सू भाई, आपके लिए तो मैं बिना पैसों के भी जान दे दूं, फिर यह तो सिर्फ एक नौकरी है। सूली ने उसे निर्देश दिया, ठीक है, अपने कुछ ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करो जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सको, और 7 दिन बाद मेरे सू परिवार के बड़े बंगले पर पहुंच जाना। अब बारी थी दूसरे और सबसे अहम काम की। कयामत के दौर में जब हर तरफ खूंखार दानव और आत्माएं भटकेंगी तो इंसानों को बचने के लिए सुरक्षित जगहों की जरूरत पड़ेगी। सरकारें भी ऐसे बंकर बनाएंगी, लेकिन वो आम लोगों के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए पिछले जन्म में ताकतवर लोगों ने अपनी खुद की सेनाएं और अपने खुद के इलाके बना लिए थे। सूली के दिमाग में अपने किले के लिए एक ही जगह थी, हुआगुओ पर्वत। उसने सीधे वहां के मालिक से बात की और 600 करोड़ जैसी भारी भरकम कीमत देकर उस पूरे इलाके को 10 साल के लिए खरीद लिया। यह कोई आम जगह नहीं थी। सूली जानता था कि अगर इस पहाड़ की सुरक्षा मजबूत कर दी जाए तो यह दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बन सकता है। इसके बाद उसने देश की सबसे बड़ी और मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को फोन लगाया। सूली ने एक ही सांस में अपनी मांग रखते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। मुझे हुआगुओ पर्वत को एक अभेद्य किले में बदलना है। बाहर की दीवार 800 मीटर ऊंची स्टील की होनी चाहिए, अंदर की दीवार 600 मीटर ऊंची मेटल की। पहाड़ के ऊपर 1 लाख वोल्ट का बिजली का जाल बिछाना है, और जमीन के 50 मीटर नीचे एक ऐसा बंकर बनाना है जिसे कोई मिसाइल भी न तोड़ सके। दूसरी तरफ मौजूद चीफ इंजीनियर के पसीने छूट गए। इंजीनियर ने घबराते हुए कहा, सू साहब, आपकी मांगे पूरी तो हो सकती हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने का समय बहुत ही कम है। सूली बिल्कुल शांत था। उसने अपनी चाल चलते हुए कहा, मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 30,000 करोड़ रुपए दूंगा, बस मुझे निराश मत करना। 30,000 करोड़ का नाम सुनते ही इंजीनियर की आंखों में चमक आ गई। इंजीनियर ने जोश में भरते हुए कहा, सू साहब, आप बेफिक्र रहें,
3 महीने बाद आपका किला बिल्कुल तैयार मिलेगा। किला तो बन रहा था, लेकिन अभी राशन और दवाइयों का इंतजाम बाकी था। सूली ने मेडिकल दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर को फोन लगाया। सूली ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा, मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल मशीनों के 100 सेट चाहिए। इन्हें तैयार करवाकर मेरे बताए पते पर भिजवा दीजिए। प्रोफेसर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देखा था। वो कुछ पल के लिए तो सन्न रह गया। फिर प्रोफेसर ने हकलाते हुए कहा, जी बिल्कुल मिस्टर सू, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। सूली अच्छी तरह जानता था कि कयामत के दौर में उसके रक्षक भी बुरी तरह घायल होंगे। भले ही कुछ रक्षकों के पास जादुई इलाज करने की ताकत हो, लेकिन वो एक साथ हजारों लोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे। वहां ये मशीनें भगवान का काम करेंगी। लेकिन तभी मैनेजर दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, बहुत बुरी खबर है। आपके पिता ने आपके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इतना कहकर उसने एक फोन सूली की तरफ बढ़ा दिया। फोन के दूसरी तरफ से उसके पिता की गुस्से से भरी आवाज आ रही थी। पिता ने चिल्लाते हुए कहा, सू, तुम्हारी इन बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हमारे शेयर लगातार गिर रहे हैं। मैंने तुम्हारे सारे खाते बंद कर दिए हैं। जब तक ये तमाशा खत्म नहीं होता, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इससे पहले कि सूली कुछ कह पाता, उसके पिता ने फोन काट दिया। सूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने कंपनी का क्या नुकसान कर दिया। तभी मैनेजर ने टीवी की तरफ इशारा किया। न्यूज चैनल पर उसी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर चीख चीख कर कह रहा था, सबसे बड़ी खबर, सू ग्रुप के सबसे छोटे बेटे ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर पुराने कबाड़ जैसी ऐतिहासिक चीजें खरीदी हैं। और तो और उसने 600 करोड़ रुपए में एक मामूली सा पर्यटन स्थल हुआगुओ पर्वत भी खरीद लिया है। सूत्रों की माने तो उसने भारी मात्रा में राशन और अस्पताल की मशीनें भी मंगवाई हैं। इंटरनेट पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोग कमेंट कर रहे थे कि सू ग्रुप का ये बेटा पागल हो गया है। इतने पैसों से तो किसी का भला किया जा सकता था, लेकिन ये तो एक बेकार सा पहाड़ खरीदने में लगा है। सूली ने टीवी बंद कर दिया। उसे इन कीबोर्ड वॉरियर्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी उसकी दूसरी बहन दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बहन ने पास आकर पूछा, छोटे सू, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने इतना सारा पैसा कहां और क्यों बहा दिया? बाहर हर कोई हमारे परिवार पर हंस रहा है। मीडिया ने तो जैसे हमारी नाक में दम कर दिया है। सूली अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसका मन किया कि वो उसे कयामत की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो दुनिया खत्म होने की बात कहेगा तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा उसे पागल खाने भेज देंगे। सूली ने एक लंबी सांस ली और बहन की आंखों में देखते हुए बोला, दीदी, बस 3 महीने का इंतजार करो। 3 महीने बाद तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। बहन ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। वो अपने भाई पर बहुत भरोसा करती थी। बिना एक और सवाल पूछे उसने अपना फोन निकाला और सूली के खाते में तुरंत 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजकर वो चुपचाप वापस अपने ऑफिस चली गई। अपने परिवार का ये भरोसा और पैसे देखकर सूली का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो बिना किसी रुकावट के अपने मिशन में लग सकता था। उसने तुरंत देश के सबसे बेहतरीन कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को बुलाया। उन सबको हुआगुओ पर्वत पर ले जाकर बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनवाए। मकसद साफ था, उस पहाड़ के अंदर हर मौसम के फल और सब्जियां उगनी चाहिए। इसके बाद उसने पानी के विशेषज्ञों को बुलाया। सूली जानता था कि कयामत आते ही दुनिया का सारा पानी जहर बन जाएगा, इसलिए उसने पहाड़ के अंदर ही एक ऐसा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनवाया जो सदियों तक बिल्कुल साफ और मीठा पानी दे सके। कुछ दिनों बाद झांग युआन अपने साथ 30 गठीले और खतरनाक दिखने वाले लड़कों को लेकर सूली के बंगले पर पहुंचा। झांग युआन ने गर्व से सीना तानकर कहा, सू भाई, ये रहे मेरे सबसे खास और भरोसेमंद लड़के। इनमें से हर एक चट्टान की तरह मजबूत है। सूली ने उन लड़कों की तरफ देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। ये वही चेहरे थे जिन्होंने पिछले जन्म में खूंखार राक्षसों के बीच से उसे जिंदा बाहर निकाला था। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर उसने पिछले जन्म में मौत को कई बार चकमा दिया था। सूली ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तभी बंगले के अंदर से सेना की वर्दी पहने 3 बेहद खतरनाक दिखने वाले आदमी बाहर आए। सूली ने उन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इन तीनों को भारी कीमत देकर स्पेशल फोर्सेस से बुलाया है। अगले 3 महीने तक ये तुम्हें नरक जैसी ट्रेनिंग देंगे। जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी तब तुम इंसान नहीं बल्कि मौत के सौदागर बन चुके होगे। सब कुछ अपने हिसाब से सेट करने के बाद सूली वापस अपने कमरे में चला गया। तभी मैनेजर चेहरे पर एक अजीब सी खुशी लेकर आया। मैनेजर ने धीरे से कहा, मालिक, आपकी मंगवाई हुई सारी प्राचीन चीजें आ चुकी हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आप इन पुरानी तलवारों और भालों का क्या करेंगे? सूली ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, 3 महीने बाद तुम्हें खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तुम मेरे लिए और भी बहुत सारे पुराने और ठंडे हथियारों का इंतजाम करो। मैनेजर बिना कोई सवाल किए वहां से चला गया। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए।
मैनेजर ने सूली के सामने हथियारों का एक पूरा जखीरा लाकर रख दिया। वहां दुनिया भर की पुरानी तलवारें, भालें, कुल्हाड़ियां और ढालें रखी हुई थीं। सूली के इशारे पर झांग युआन और उसके 30 लड़कों ने अपने अपने हिसाब से हथियार चुन लिए। किसी ने भारी कुल्हाड़ी उठाई तो किसी ने लंबी तलवार। ये हथियार असल में उनके भविष्य के रक्षक देवताओं को बुलाने की चाबी थे, लेकिन सूली ने उन्हें इस राज के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। उसने सिर्फ झांग युआन के कंधे पर हाथ मारा और भारी आवाज में बोला, बस इन हथियारों के साथ जी तोड़ मेहनत करना। 3 महीने बाद तुम मेरी पूजा करोगे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। बाहर की दुनिया में टीवी चैनल अभी भी सूली को पागल ठहराने में लगे थे। इंटरनेट पर अफवाहें उड़ रही थीं कि क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है, जो रईस लोग ऐसे किले बना रहे हैं। लेकिन सूली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कयामत के दिन से ठीक 5 दिन पहले हुआगुओ पर्वत का वो अभेद्य किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। सूली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होकर अपने उस फौलादी महल को देख रहा था। ये इतना मजबूत था कि अगर जादुई रक्षक न भी हों तो भी यह किला कयामत के शुरुआती दौर को आसानी से झेल सकता था। सूली ने अपने 30 लड़ाकों को बुलाया और आदेश दिया, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो अगले 5 दिन के अंदर अपने अपने परिवार वालों को लेकर इस किले के अंदर आ जाओ। उन लड़कों ने पिछले 3 महीनों में अपनी आंखों से इस पहाड़ को एक फौलादी किले में बदलते देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे ट्रकों भर भर के राशन और हथियार अंदर लाए गए हैं, कैसे पहाड़ के अंदर ही खेत और नदियां बना दी गई हैं। उन्हें पता था कि अगर बाहरी दुनिया से संपर्क टूट भी जाए तो भी वो यहाँ सैकड़ों सालों तक राजाओं की तरह जी सकते हैं। तभी मैनेजर हाँफता हुआ आया। उसके हाथों में एक बहुत भारी और चमचमाती हुई छड़ी थी। ये कोई आम छड़ी नहीं थी, ये महान रुई जिंगू बांग थी। सूली ने उसे अपने हाथों में लिया और पूरी ताकत से पहाड़ की चोटी की जमीन में गाड़ दिया। धमाके जैसी आवाज हुई और वो जादुई छड़ी वहां मजबूती से खड़ी हो गई। सूली ने छड़ी की तरफ देखते हुए फुसफुसाकर कहा, महान वानर राज, बस 5 दिन और, उसके बाद तुम्हारा खौफ पूरी दुनिया देखेगी। 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। झांग युआन और उसके सभी लड़कों ने अपने परिवारों को सुरक्षित किले के अंदर पहुंचा दिया था। ठीक उसी वक्त कई शानदार लग्जरी गाड़ियां हुआगुओ पर्वत के मुख्य दरवाजे पर आकर रुकीं। गाड़ियों के पीछे पत्रकारों और मीडिया कैमरों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही पहली गाड़ी का दरवाजा खुला, भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। एक पत्रकार चिल्लाया, अरे देखो, वो तो सू ग्रुप के मालिक सू चांगफेंग हैं और पीछे वाली गाड़ी में सूली का बड़ा भाई और बहन भी हैं। लेकिन ये सब अपने साथ अपना सारा सामान क्यों लाए हैं? सूली के पिता सू चांगफेंग भारी कदमों से चलकर सूली के पास आए। पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, सू, क्या अब तुम हमें बताओगे कि तुमने ये सारा तमाशा क्यों खड़ा किया है? सूली ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमी लेकिन दमदार आवाज में कहा, पिताजी, बस कुछ पलों का इंतजार। आसमान खुद आपको सारे सवालों के जवाब दे देगा। तभी झांग युआन और उसके 30 लड़के सूली के पीछे आकर खड़े हो गए। उन सबके हाथों में उनके चुने हुए पुराने हथियार थे। 3 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग ने उन्हें फौलाद बना दिया था। सूली ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। टिक टिक, और फिर 12 बज गए। अचानक ऊपर आसमान में लटकता हुआ सफेद चांद खौफनाक खून जैसा लाल हो गया। पूरे आसमान में एक अजीब सा लाल धुआं फैलने लगा और बादलों के बीच से बैंगनी रंग की डरावनी बिजलियां कड़कने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। तभी पूरी जमीन भयानक तरीके से कांपने लगी। दुनिया के अलग अलग कोनों से नरक के सैकड़ों दरवाजे जमीन फाड़कर बाहर निकल आए। झांग युआन और उसके लड़कों ने खुद को दिमागी तौर पर तैयार किया था, लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सूली ने देखा कि उन लड़कों के हाथों में मौजूद हथियारों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी है। सूली ने तुरंत चीख कर आदेश दिया, जल्दी अपने अपने हथियारों पर अपने खून की एक बूंद गिराओ, जल्दी करो। लड़कों ने बिना एक पल सोचे अपनी उंगलियां काटी और खून हथियारों पर टपका दिया। जैसे ही खून हथियारों से टकराया, एक चमत्कार हुआ। उन लड़कों की आत्माएं उन हथियारों से जुड़ गईं। उनकी आंखों की पुतलियां एकदम लाल हो गईं और फिर हर एक लड़के के ठीक पीछे एक विशाल और भयानक योद्धा की पारदर्शी छवि उभर आई। झांग युआन ने अपने शरीर में दौड़ती उस राक्षसी ताकत को महसूस किया। झांग युआन ने जोश में चिल्लाते हुए कहा, बाप रे, तो सू भाई ने हमसे ये हथियार इसलिए उठवाए थे। इन हथियारों के अंदर तो देवताओं जैसी ताकत है। कसम से मुझे लग रहा है कि मैं एक मुक्के में पूरी पहाड़ तोड़ सकता हूं। झांग युआन ने पलक झपकाते हुए सूली से पूछा, सू भाई, आपका जादुई रक्षक कौन है? सूली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा कर दिया, जहां रुई जिंगू बांग गड़ी हुई थी। सब लोग उस छड़ी को देखकर हैरान थे। तभी सूली के पिता आगे आए। पिता की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। पिता ने सूली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे लगा था कि तुम हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो,
लेकिन तुमने तो हम सबको बचाने के लिए ये महान काम किया है। सूली ने अपने लड़कों को आदेश दिया कि वो परिवार वालों को सुरक्षित बंकरों में ले जाएं और बाकी लोग किले की रक्षा करें। इतना कहकर वो अकेला ही उस ऊंची चोटी की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे सूली चोटी के करीब पहुंच रहा था, रुई जिंगू बांग से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो छड़ी सूली के आने का जश्न मना रही हो। सूली ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगा दिया। वो जानता था कि जितने ऊंचे दर्जे का रक्षक होगा, उसे जगाने के लिए उतने ही ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। उसने अपने खून से लथपथ हाथ को सीधे उस सुनहरी छड़ी पर रख दिया। हाथ रखते ही छड़ी से इतनी भयानक रोशनी निकली कि आंखें चौंधिया गईं। भगवान के स्तर वाले इस रक्षक को बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सूली के शरीर की नसें फटने लगीं। हड्डियों में ऐसा दर्द उठा जैसे कोई उन्हें हथौड़े से तोड़ रहा हो। ठंडे पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया, लेकिन उसने छड़ी को नहीं छोड़ा। सूली ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, अगर मैं इतना सा दर्द नहीं सह सकता तो इस नई दुनिया पर राज करने का मेरा सपना सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। उसी वक्त किले की दीवारों के बाहर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। नरक के दरवाजों से निकलकर हजारों खूंखार राक्षस और मरे हुए जानवरों की आत्माएं हुआगुओ पर्वत की तरफ दौड़ रही थीं। ये देखकर झांग युआन ने अपनी लंबी तलवार म्यान से बाहर खींच ली। झांग युआन ने दहाड़ते हुए कहा, भाइयों, दिखा दो इन राक्षसों को कि हम कौन हैं। उसके ऐसा कहते ही उसके पीछे खड़ा वो विशाल नारंगी योद्धा भी हरकत में आ गया। झांग युआन जैसे ही अपनी तलवार घुमाता, वो विशाल योद्धा भी बिल्कुल वैसा ही वार करता। ये राक्षस दिखने में बहुत भयानक लग रहे थे, लेकिन इन फौलादी लड़कों के सामने वो गाजर मूली की तरह कट रहे थे। 3 महीने की नरक वाली ट्रेनिंग और जादुई रक्षकों की ताकत ने उन्हें अजेय बना दिया था। झांग युआन ने हंसते हुए एक राक्षस के 2 टुकड़े किए और चिल्लाया, अरे यार, मुझे तो लगा था ये राक्षस बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन ये तो एकदम फुस निकले। लड़कों, जरा मेरी तरफ देखो, मैं एक मुक्के में 10 को उड़ाकर दिखाता हूं। लड़के भी हंसते मजाक करते हुए राक्षसों को काट रहे थे, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। बाहर जो मीडिया वाले खड़े थे, वो ये सारा नज़ारा अपने कैमरों में रिकॉर्ड करके लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। जिन शहरों में राक्षस घुस चुके थे, वहां लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जो इलाके अभी सुरक्षित थे, वहां के लोग इंटरनेट पर यह लाइव जंग देखकर पागल हो रहे थे। एक आदमी ने इंटरनेट पर लिखा, भाई साहब, दुनिया सच में खत्म हो रही है। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक छोटे से खरगोश को 2 मीटर ऊंचे खूंखार भेड़िए में बदलते देखा है। वो राक्षस मेरे शहर की तरफ आ रहे हैं। अब क्या होगा? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ स्मार्ट लोगों का ध्यान उस लाइव स्ट्रीम पे गया। एक ने कमेंट किया, जल्दी से हुआगुओ पर्वत का लाइव स्ट्रीम देखो। सू परिवार के छोटे बेटे ने 3 महीने पहले ही ये सब सोच लिया था। वो कोई पागल नहीं, जीनियस है। लाखों लोग एक साथ वो चैनल देखने लगे, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। 30 भारी भरकम इंसान, जिनके पीछे हवा में तैरते हुए विशाल प्राचीन योद्धाओं के साए थे, राक्षसों की पूरी फौज को ऐसे काट रहे थे जैसे घास काट रहे हों। इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या ये भगवान है जो आसमान से हमें बचाने आए हैं? पागल हो क्या? ये सब सू परिवार के तीसरे बेटे के बॉडीगार्ड हैं, और इनके पीछे जो साए हैं वो पुरानी कहानियों के देवता लग रहे हैं। उधर युद्ध के मैदान में झांग युआन और उसके लड़के लड़ते लड़ते और भी ज्यादा खूंखार होते जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में कोई जादुई ऊर्जा भर गई हो। झांग युआन को एक बात बड़ी अजीब लगी। 10-15 मिनट तक लगातार तलवार चलाने के बाद भी उन्हें बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी, बल्कि हर शिकार के बाद उनकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। तभी एक गंजे लड़के की चीख सुनाई दी। गंजे लड़के ने उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाया, झांग भाई, उधर देखो, राक्षसों की एक और बहुत बड़ी फौज आ रही है। झांग युआन ने सामने देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। दूर से राक्षसों और खूंखार जानवरों की एक ऐसी भयानक लहर आ रही थी जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। वो इतने ज्यादा थे कि उनके दौड़ने से पूरी जमीन भूकंप की तरह कांप रही थी। एक लड़के ने घबराते हुए कहा, गड़बड़ हो गई, लगता है हमारे शिकार किए गए राक्षसों के खून की महक ने इन सबको यहां खींच लिया है। कुछ पल पहले तक जो लड़के हंस हंस कर राक्षसों को काट रहे थे, अब इतनी बड़ी फौज देखकर उनके पसीने छूटने लगे। इंटरनेट पर भी यह नजारा देखकर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खत्म, अब ये सब मारे जाएंगे। ये राक्षस तो चींटियों से भी ज्यादा हैं। सूली का बनाया हुआ अभेद्य किला तो सुरक्षित था, लेकिन दीवार के बाहर खड़े उन 30 लड़कों की जान खतरे में थी। तभी उन राक्षसों के पीछे से कुछ ऐसी परछाइयां उभरी जो 3-4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो मरे हुए विशालकाय हाथियों के कंकाल थे। वो इतने बड़े थे कि अगर एक पैर भी जमीन पे मारते तो गड्ढा बन जाता। एक टैंक को तो वो खिलौने की तरह कुचल सकते थे। एक लड़के ने थूक गटकते हुए पूछा, कैप्टन, अब क्या करें? ये तो मौत का कुआं लग रहा है। झांग युआन की आंखों में एक जिद्दी चमक आ गई।
उसने अपनी भारी तलवार को और कसकर पकड़ लिया। झांग युआन ने दहाड़ते हुए कहा, करना क्या है? सू भाई ने हमें ये जगह बचाने को कहा है, तो हम अपनी जान देकर भी इसे बचाएंगे। मेरी लाश से गुजरने के बाद ही ये राक्षस इस किले को छू पाएंगे। सारे लड़कों के चेहरों का डर गायब हो गया और उसकी जगह एक खूंखार गुस्से ने ले ली। वो मरने मारने पर उतारू हो गए। वो राक्षसी फौज एकदम करीब आ चुकी थी। सबसे आगे खूंखार मरे हुए शेर और बाघ थे। झांग युआन और उसके लड़के उन शेरों को तो किसी तरह रोक रहे थे, लेकिन तभी वो विशालकाय हाथी उनके सिर के ऊपर आ पहुंचे। हाथियों ने अपने विशाल पैर उन लड़कों को कुचलने के लिए हवा में उठाए। हाथियों की खौफनाक परछाई से सब कुछ अंधेरा हो गया। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। तभी पहाड़ की चोटी से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। मैं वानर राज सुन वुकोंग आ चुका हूं। अगले ही पल आसमान से एक सुनहरी लाठी बिजली की रफ्तार से नीचे गिरी। धड़ाम! उस एक लाठी के वार से सामने खड़े सारे विशाल हाथी और हजारों राक्षस हवा में तिनकों की तरह उड़ गए। जो खौफनाक राक्षसी फौज अभी मौत का कहर लग रही थी, वो बस कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल चुकी थी। आसमान से धीरे धीरे उतरते हुए सूली जमीन पर आकर खड़ा हो गया। झांग युआन और उसके लड़के फटी आंखों से सूली को देख रहे थे। सूली के ठीक पीछे एक बेहद विशाल और प्रतापी छाया खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात छी थियंदा शेंग महान वानर राज की छाया थी। झांग युआन ने खुशी से चीखते हुए कहा, सू भाई, आप तो साक्षात भगवान हैं। एक ही वार में सबका सफाया कर दिया। सच में जो इंसान वानर राज को बुला सकता है, उससे बड़ा ताकतवर कौन होगा? सारे लड़के सूली और उसके पीछे खड़े वानर राज को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनके लिए कोई मसीहा हो। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के भी दिमाग सुन्न पड़ गए थे। इंटरनेट पर कमेंट आया, भाई मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो मेरे बचपन का हीरो है। क्या किस्मत है जो मरने से पहले असली वानर राज के दर्शन हो गए। कुछ पल के लिए तो लोग यही भूल गए कि दुनिया में कयामत आई हुई है। सूली ने देखा कि आसपास के सारे राक्षस खत्म हो चुके हैं। सूली ने कड़क आवाज में आदेश दिया, तुरंत किले के अंदर चलो और दरवाजे बंद कर दो। इतना कहकर सूली ने हवा में कदम रखा और एक जादुई सुनहरे बादल पर सवार होकर किले के अंदर उड़ गया। ये देखकर झांग युआन की तो आंखें ही बाहर आ गईं। झांग युआन ने बच्चों जैसी उत्सुकता से पूछा, सू भाई, ये तो एकदम जहर है। क्या उड़ने की ताकत सिर्फ वानर राज के पास है? किले के अंदर पहुंचते ही सारे लड़के सूली के पीछे पड़ गए कि उन्हें भी उड़ना सिखाया जाए। आखिरकार जादुई बादलों पर उड़ने का सपना कौन लड़का नहीं देखता। सूली ने उन्हें शांत करते हुए समझाया, धैर्य रखो। जब तुम लेवल 3 पर पहुंचोगे तो तुम भी थोड़ी देर के लिए हवा में तैर सकोगे और लेवल 4 पर पहुंचने के बाद तुम आराम से आसमान में उड़ पाओगे। लड़कों ने हैरानी से पूछा, लेवल? ये लेवल कैसे बढ़ते हैं? सूली ने गहरी सांस ली और इस नई दुनिया के नियम समझाते हुए बोला, तुम्हें लेवल बढ़ाने के लिए इन राक्षसों को मारना होगा। जब ये मरते हैं तो इनके शरीर से एक बहुत शुद्ध ऊर्जा निकलती है। तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा को सोख लेता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा तुम सोखोगे, तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी और तुम लेवल अप कर जाओगे। सूली ने आगे बताया, राक्षसों के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जितना खतरनाक राक्षस तुम मारोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। हर लेवल के साथ तुम्हारा शरीर फौलादी होता जाएगा और तुम्हारे पीछे खड़े ये जादुई रक्षक भी और विशाल और ताकतवर हो जाएंगे। समझ गए? लड़कों ने जोश में एक साथ सिर हिलाया। तभी झांग युआन ने अपना खुराफाती दिमाग लगाते हुए पूछा, सू भाई, अभी आपने एक ही लाठी में हजारों राक्षसों को मार दिया, तो क्या आपका लेवल बढ़ चुका है? सूली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अब लेवल 3 पर हूं। लेकिन अब काम की बात सुनो। मैं तुम्हें 2 टीमों में बांट रहा हूं। तुम बारी बारी से आराम करोगे और पहरा दोगे। सूली का चेहरा अचानक बहुत सख्त हो गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, आज जो तुमने देखा वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली नरक तो कल से शुरू होगा। कयामत की सबसे खौफनाक बात यह नहीं है कि राक्षस आ गए हैं, बल्कि यह है कि वो हर रोज और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। बाहर की दुनिया के लोग इन राक्षसों से खौफ खाए बैठे थे, लेकिन सिर्फ सूली जानता था कि ये राक्षस तो अभी सिर्फ लेवल 1 के थे। कल से कुछ राक्षस लेवल 2 में बदल जाएंगे और तब आम इंसानों के लिए असली बुरा सपना शुरू होगा। सूली ने कड़े निर्देश देते हुए कहा, आंखें और कान खुले रखना। अगर किले की दीवार के पास थोड़े बहुत राक्षस दिखें तो अपनी टीम के साथ बाहर जाकर उनका शिकार करना। तुम्हें जल्द से जल्द लेवल 2 पर पहुंचना है। लेवल 1 के राक्षस बेवकूफ होते हैं, उन्हें सिर्फ मारना आता है, वो कोई जाल नहीं बिछा सकते। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूं। तभी सूली ने एक और सख्त हिदायत दी, और मेरी सबसे अहम बात गांठ बांध लो। मेरी इजाजत के बिना किले का दरवाजा किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। इस नई दुनिया में हर इंसान स्वार्थी हो चुका है। अगर तुमने दया खाकर किसी गद्दार को अंदर आने दिया तो हम सब मारे जाएंगे। उसी समय 5वें मिलिट्री बेस पर भी तबाही मची हुई थी। सेना के पास भारी हथियार तो थे, लेकिन अचानक जमीन फाड़कर निकले इन राक्षसों ने उन्हें भी संभलने का मौका नहीं दिया था। हालांकि
सेना ने जल्दी ही मोर्चा संभाल लिया और अपनी गोलियों और मिसाइलों से राक्षसों को भूनना शुरू कर दिया। स्थिति थोड़ी संभलने के बाद बेस के कमांडर चेन झान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। चेन झान ने नक्शे पर इशारा करते हुए कहा, हमें तुरंत अपने सैनिकों को आसपास के शहरों में भेजना होगा। वहां के लोगों को बचाकर सुरक्षित बंकरों में लाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तभी एक तेज तर्रार महिला खुफिया अधिकारी अपने लैपटॉप के साथ कमांडर चेन झान के सामने आई। लैपटॉप की स्क्रीन पर नरक के उन विशाल दरवाजों की तस्वीरें थीं। अधिकारी ने रिपोर्ट देते हुए कहा, सर, हमारी जानकारी के मुताबिक ये जितने भी नए और खतरनाक राक्षस आए हैं वो इन दरवाजों से ही निकले हैं, और बाकी के राक्षस हमारे ही दुनिया के जानवर हैं जो इस लाल चांद की रोशनी में खूंखार भेड़ियों और राक्षसों में बदल गए हैं। कमांडर चेन झान इस अधूरी जानकारी से बिल्कुल खुश नहीं था। चेन झान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारी खुफिया टीम के पास बस इतनी ही जानकारी है? महिला अधिकारी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से एक और फाइल खोली। इस फाइल में सूली की पूरी कुंडली थी। अधिकारी ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, जरा इन्हें देखिए। ये सू ग्रुप के तीसरे बेटे सूली हैं। ठीक 100 दिन पहले इन्होंने पागलों की तरह पुरानी चीजें खरीदना शुरू किया था। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके हुआगुओ पर्वत को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। अधिकारी ने आगे कहा, पहले सबको लगा था कि यह किसी अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे का पागलपन है, लेकिन आज जो हुआ है उसे देखकर लगता है कि सूली को इस कयामत के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। तभी एक जूनियर अफसर दौड़ता हुआ मीटिंग रूम में घुसा। वो बहुत घबराया हुआ था। अफसर ने हांफते हुए कहा, कमांडर सर, बहुत बड़ी खबर है। उसने तुरंत अपना पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया और एक वीडियो प्ले कर दिया। ये वही वीडियो था जिसमें झांग युआन और उसके लड़के राक्षसों को काट रहे थे और उनके पीछे प्राचीन योद्धाओं के साए थे। वीडियो के आखिर में वो खौफनाक मंजर था जब आसमान से वानर राज की विशाल लाठी गिरी थी। जूनियर अफसर ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये वीडियो अभी अभी इंटरनेट पर वायरल हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अब इंसान पुराने देवताओं की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन झान का चेहरा ये सब देखकर पत्थर जैसा सख्त हो गया। मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और खतरनाक था। महिला अधिकारी ने वीडियो देखकर चीखते हुए कहा, सर, उस वानर राज के आगे जो लड़का खड़ा है वो सूली ही तो है। मैं अभी जाकर उसे यहां घसीट कर लाती हूं, वो हमें सब कुछ उगलेगा। लेकिन चेन झान ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चेन झान ने गहरी आवाज में कहा, दिमाग से काम लो। अगर वो इंसान पहले से ही कयामत के बारे में जानता था, अगर उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे हम भी नहीं तोड़ सकते, और सबसे बड़ी बात, अगर वो इंसान साक्षात वानर राज को बुला सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ऐसे ही हथकड़ी पहनाकर ले आओगी? मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। चेन झान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सच तो यह है कि आज की तारीख में हमारी हैसियत उसके सामने खड़े होने की भी नहीं है। चेन झान ने उस महिला अधिकारी की आंखों में देखते हुए आदेश दिया, तुम्हें कैसे भी करके हुआगुओ पर्वत के किले के अंदर जाना होगा। सूली का भरोसा जीतो, उससे दोस्ती करो, फिर धीरे धीरे उसके राज उगलवाओ। उसकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखना। चेन झान ने आगे कहा, अगर तुम्हें सेना की कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे खबर करना। महिला अधिकारी ने पैर पटक कर सैल्यूट किया और बोली, यस सर, मिशन पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकली, अपना जरूरी सामान पैक किया और अकेली ही हुआगुओ पर्वत की तरफ निकल पड़ी। अगली सुबह का सूरज निकला। सूली किले की दीवार पर गश्त करने के लिए पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, झांग युआन और उसके लड़के उसे घेर कर खड़े हो गए। झांग युआन ने जोश में अपनी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाईं और अपनी फौलादी मांसपेशियां दिखाते हुए बोला, सू भाई, ये देखो, मैं लेवल 2 पर पहुंच गया हूं। लेवल 1 से लेवल 2 में जाने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि इंसान का शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता था, और अगर कोई लेवल 3 पर पहुंच जाए तो वो इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई आम हथियार उसे खरोंच तक नहीं मार सकता था। बाकी जिन लड़कों ने भी लेवल 2 पार कर लिया था, वो सब भी सूली के सामने अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो गए, और जो अभी तक लेवल 1 पर ही थे, वो बेचारे दीवार के नीचे राक्षसों को ढूंढ रहे थे ताकि वो भी जल्दी से अपना लेवल बढ़ा सकें। सूली अपने लड़कों की इस तरक्की से बहुत खुश था। सूली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया है, मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। चूंकि तुम सबको अपना लेवल बढ़ाने की इतनी ही जल्दी है, तो चलो आज मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर चलता हूं। सूली ने उन्हें समझाते हुए कहा, अभी किले के पास राक्षसों की कोई बड़ी फौज नहीं आने वाली। अगर तुम्हें लेवल 3 पर पहुंचना है तो हमें खुद मौत के कुएं में कूदना होगा। जहां राक्षस ज्यादा होंगे वहां खतरा भी बहुत ज्यादा होगा। सूली ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग मेरे साथ उस नरक में जाने की हिम्मत रखते हो? झांग युआन ने बिना एक पल सोचे अपना सीना ठोक कर कहा, सू भाई, आप बस हुक्म कीजिए, आप कहेंगे तो मैं दहकती हुई आग में भी कूद जाऊंगा, बस जगह का नाम बताइए। सूली ने दीवार से बाहर दूर शहर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम लड़कों से यही उम्मीद थी, तो फिर तैयारी कर लो, आज हम चिड़ियाघर चलेंगे। सूली ने अपनी योजना बताते हुए कहा,
चिड़ियाघर के सारे जानवर अब तक खूंखार राक्षसों में बदल चुके होंगे और वहां बहुत सारे खतरनाक शिकारी जानवर भी थे। लेकिन एक बात सुन लो, मैं अपने साथ सिर्फ 10 लड़कों को ले जाऊंगा, बाकी सब यहीं रहकर किले की रक्षा करेंगे। हमारा किला किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तुरंत 10 सबसे ताकतवर लड़कों को छांटा गया और वो चिड़ियाघर जाने के लिए तैयार हो गए। झांग युआन भागकर गाड़ियां निकालने जाने लगा, लेकिन सूली ने उसे रोक लिया। सूली ने आगे बढ़कर हवा में अपना पैर रखा और अचानक वहां एक सतरंगी जादुई बादल प्रकट हो गया। बादल का आकार इतना बड़ा हो गया कि 10 लड़के उस पर आसानी से बैठ सकते थे। सूली ने हंसते हुए कहा, गाड़ी वाड़ी छोड़ो, मेरे इस जादुई बादल पर चढ़ो। लड़के तो खुशी से पागल हो गए। वो उछलकर बादल पर चढ़ गए। एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, सू भाई, आप तो बवाल चीज हो, ये बादल तो हवाई जहाज से भी तेज भागता है। कुछ ही पलों में वो बादल उड़ते हुए चिड़ियाघर के ठीक ऊपर पहुंच गया। ऊपर से देखते ही लड़कों की आंखें फटी रह गईं। पूरा चिड़ियाघर खूंखार राक्षसों और मरे हुए जानवरों की आत्माओं से खचाखच भरा हुआ था। सूली ने बादल को नीचे उतारा और दहाड़ते हुए आदेश दिया, टूट पड़ो इन पर। आदेश मिलते ही 10 लड़के अपने अपने हथियार लेकर राक्षसों की उस भीड़ में घुस गए। चिड़ियाघर के राक्षसों ने जब इंसानों को अपने इलाके में आते देखा तो वो भी पागल कुत्तों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़े। बंदर, हिरण और घोड़े, जो कभी आम जानवर हुआ करते थे, अब वैन के आकार के खूंखार राक्षस बन चुके थे। उनके दौड़ने से चिड़ियाघर की जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। उन 10 लड़कों के पीछे उनके प्राचीन जादुई योद्धाओं की चमकती हुई परछाइयां उभर आईं। चेहरे पे खूंखार मुस्कान लिए वो लड़के मौत बनकर उन राक्षसों पर टूट पड़े। सूली ने तो अपने महान वानर राज को बुलाया तक नहीं। लेवल 1 के इन तुच्छ राक्षसों को मारने के लिए उसका लेवल 3 का शरीर ही काफी था। उसके हाथ में रुई जिंगू बांग थी। वो लाठी को हवा में घुमाता और सामने आने वाला हर राक्षस तरबूज की तरह फट जाता। चारों तरफ खून ही खून उड़ रहा था। झांग युआन ने अपनी भारी तलवार उठाई और एक खूंखार राक्षस की गर्दन काटने के लिए पूरी ताकत से वार किया। लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार राक्षस तक पहुंचती, सूली की सुनहरी लाठी हवा को चीरती हुई आई और उस राक्षस के चिथड़े उड़ा दिए। झांग युआन की तलवार हवा में ही रह गई। झांग युआन ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, अरे सू भाई, मेरा शिकार, मुंह में आया हुआ निवाला छीन लिया आपने, ये तो चीटिंग है। बाकी लड़के भी चिल्लाने लगे, सू भाई थोड़ी स्पीड कम करो, अगर आप ही सबको मार दोगे तो हम अपना लेवल कैसे बढ़ाएंगे। सूली ने हंसते हुए लापरवाही से अपनी लाठी घुमाई और सामने खड़े 3 और राक्षसों का कीमा बना दिया। सूली ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही कछुए की चाल चलोगे तो मैं सच में सबको मार दूंगा। लड़कों को समझ आ गया था कि सूली के पास खड़े रहने में जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन उन्हें शिकार भी नहीं मिलेगा। उन्हें खुद से शिकार करना था। इसलिए वो सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए और राक्षसों पर कहर बनकर टूट पड़े। सूली के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। यही तो वो चाहता था। वो जानता था कि ये लड़के ताकतवर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हर बात के लिए उस पर निर्भर हैं। जब तक वो अकेले मौत का सामना नहीं करेंगे तब तक वो असली योद्धा नहीं बन पाएंगे। लगभग 1 घंटे तक वो 10 लड़के मौत का तांडव करते रहे। उन्होंने चिड़ियाघर को राक्षसों का कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन तभी राक्षसों को बुरी तरह काटते हुए झांग युआन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झांग युआन राक्षसों की भीड़ को चीरता हुआ सूली के पास आया और हांफते हुए बोला, सू भाई, यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। सूली ने अपनी लाठी कंधे पर रखी और पूछा, क्या गड़बड़ लगी तुम्हें? झांग युआन ने गंभीर होते हुए बताया, ये राक्षस भले ही देखने में पागल लग रहे हैं, लेकिन इनके हमले करने का एक खास तरीका है। ये झुंड बनाकर एक एक लहर में हम पर हमला कर रहे हैं। बिना किसी दिमाग के ये इतने तरीके से हमला नहीं कर सकते। सूली मुस्कुराया और बोला, शाबाश, मेरी नजरों ने धोखा नहीं खाया, तुम सच में बहुत तेज हो, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। सूली ने आगे कहा, इनके हमले इसलिए इतने तरीके से हो रहे हैं क्योंकि इनके पीछे कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। इनका एक बॉस है। झांग युआन हक्का बक्का रह गया, क्या इन जानवरों का भी कोई बॉस होता है? सूली ने झांग युआन का कंधा पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ। सूली ने एक जोरदार छलांग लगाई और वो दोनों चिड़ियाघर के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर झांग युआन के पसीने छूट गए। वहां मरे हुए विशालकाय गोरिल्लाओं का एक पूरा झुंड घूम रहा था। वो गोरिल्ला इतने बड़े थे कि कोई छोटी पहाड़ी लग रहे थे। उनके सामने इंसान किसी कीड़े से ज्यादा नहीं थे। यही थे इस चिड़ियाघर के असली बॉस। जब ये विशाल गोरिल्ला चलते थे तो उनके भारी कदमों से पूरी जमीन हिल जाती थी। सूली ने बताया, इनके पास इतनी भयानक ताकत है कि ये एक ही रात में लेवल 2 पर पहुंच गए हैं और लेवल 2 पर पहुंचने के बाद इनके दिमाग में इंसानों जैसी चालाकी आ गई है। झांग युआन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लानत है इन जानवरों पर, सिर्फ लेवल 2 में पहुंचकर इतना दिमाग चला रहे हैं। सू भाई, अब क्या हुक्म है? सूली ने झांग युआन की आंखों में देखा और एक शब्द कहा, खत्म कर दो इन्हें। झांग युआन की रगों में जोश दौड़ गया। उसने अपनी भारी तलवार उठाई। झांग युआन ने सीना तान कर कहा, ठीक है बॉस, अब आप मेरा जलवा देखिए।
सूली ने हौसला बढ़ाते हुए सिर हिलाया। झांग युआन जोश में अंधा होकर सीधे उन विशाल गोरिल्लाओं की तरफ कूद पड़ा। झांग युआन ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए चिल्लाया, ओए बंदरो, मौत आ गई है तुम्हारी। उसके पीछे उसका विशाल योद्धा भी अपनी तलवार लेकर गोरिल्लाओं पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि अचानक वहां से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, सुभावई, बचाओ, ओ ओ। सूली की हंसी छूट गई। झांग युआन बिल्कुल नहीं बदला था। पिछले जन्म में भी वो ऐसा ही उतावला था। सूली ने अपना सिर पीटते हुए कहा, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि सूली आगे बढ़ता, उसकी नजर वहां एक कोने में पड़ी। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें निकली और उसने दूर कोने का नजारा साफ साफ देखा। वहां उन विशाल गोरिल्लाओं ने बहुत सारे इंसानों को रस्सियों से बांधकर जमीन पर फेंका हुआ था। उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं जो डर के मारे कांप रही थीं, और उन्हीं लड़कियों के बीच एक ऐसा चेहरा था जिसे सूली बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। गु यिंगेंग। वो यहां क्या कर रही थी? गु यिंगेंग के पास ही एक और लड़की बैठी बुरी तरह रो रही थी। वो लड़की रोते हुए चीख रही थी, यिंगेंग, क्या हम सच में यहां मरने वाले हैं? मुझे नहीं मरना, भगवान के लिए मुझे बचा लो। ये लड़की गु हाओशुआंग थी। वो किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई शहजादी लग रही थी, जिसका सारा गुरूर अब खाक में मिल चुका था। गु यिंगेंग की आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि आज मौत पक्की है। तभी एक विशाल गोरिल्ला अपना भयानक और डरावना चेहरा लेकर गु यिंगेंग के एकदम करीब आ गया। यिंगेंग ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मौत के उस आखिरी पल में यिंगेंग के दिमाग में सिर्फ सूली का चेहरा घूम रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर सूली यहां होता तो वो इन सारे राक्षसों को पल भर में राख कर देता। लेकिन उसे पता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। अचानक गोरिल्ला के भारी कदमों की आवाज दोबारा सुनाई दी। यिंगेंग को लगा कि वो गोरिल्ला उसे उठाकर उस जगह ले जा रहा है जहां वो लोगों को मारते थे। लेकिन तभी वो खौफनाक कदम अचानक रुक गए। यिंगेंग को ऐसा लगा जैसे वो हवा में नीचे गिर रही है। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो विशाल गोरिल्ला जो उसे पकड़े हुए था, उसका आधा ऊपरी शरीर गायब हो चुका था। किसी ने उसे एक ही झटके में उड़ा दिया था। अगले ही पल यिंगेंग किसी की मजबूत बाहों में गिर गई। उसने अपनी आंखें ऊपर कीं और देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत और फौलादी सीने वाले आदमी की बाहों में है। सूली? यिंगेंग की आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा कि वो मरने के बाद कोई बहुत प्यारा सपना देख रही है। तुम ठीक तो हो ना? सूली की वो जानी पहचानी और भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। तब जाकर यिंगेंग को एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। वो जिंदा बच गई थी। मौत का जो खौफ वो पिछले कई घंटों से रोक कर बैठी थी, वो अब आंसुओं की शक्ल में फूट पड़ा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा सूली के सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सूली ने कुछ नहीं कहा। वो उसे अपनी बाहों में लिए हुए जमीन पर उतरा। उसने एक ही झटके में यिंगेंग की रस्सियां तोड़ दी और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यिंगेंग ने अपने आंसू पोंछे। वो एक छोटी बच्ची की तरह डरी हुई लग रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने कपड़ों के अंदर से एक टूटी हुई सुनहरी हेयर पिन निकाली। उस पिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। यिंगेंग ने सिर झुकाकर रुंधे हुए गले से कहा, मुझे माफ कर दो सूली। ये सुनहरी पिन टूट गई। वो राक्षस बहुत ताकतवर थे। उन्होंने पिन को तोड़कर महान साई वेंजी की जादुई छाया को भी नष्ट कर दिया। सूली ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ लेवल 1 का रक्षक था। वो इतनी आसानी से हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। इस पिन को दोबारा ठीक किया जा सकता है। सच तो यह था कि सूली को उस लेवल 1 की जादुई पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वो कचरे के समान थी। लेकिन सूली इस बात से बहुत प्रभावित था कि यिंगेंग ने कयामत के इस खौफनाक दौर में भी उसकी बात मानकर अपनी जान जोखिम में डाली और उस पिन को हासिल किया। सूली ने मन ही मन सोचा, ये लड़की बहुत काम की है, इसे अपनी टीम में शामिल करना एक अच्छा फैसला होगा। तभी पीछे से झांग युआन की दर्द भरी चीख गूंजी, सू भाई, अगर आप अभी नहीं आए तो मेरी चटनी बन जाएगी। सूली ने अपना सिर हिलाया और यिंगेंग से बोला, तुम बस 1 मिनट यहीं रुको। इतना कहकर सूली मुड़ा। उसने देखा कि बहुत सारे विशाल गोरिल्लाओं ने झांग युआन को चारों तरफ से घेर लिया है। सूली ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी सुनहरी रुई जिंगू बांग को हवा में घुमाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! सूली के पीछे महान वानर राज की विशाल और खौफनाक परछाई आसमान तक ऊंची हो गई। जैसे ही सूली ने अपनी लाठी उन गोरिल्लाओं की तरफ घुमाई, वानर राज ने भी अपनी विशाल जादुई लाठी घुमा दी। वो लाठी हवा में ही लंबी और विशाल होती चली गई। 1 सेकंड से भी कम समय में वो जादुई लाठी उन सभी विशाल गोरिल्लाओं पर कहर बनकर गिरी। उन खूंखार गोरिल्लाओं के चिथड़े उड़ गए। उनका खून बारिश की तरह पूरे मैदान में बिखर गया। पीछे खड़ी यिंगेंग, रोती हुई गु हाओशुआंग और रस्सियों में बंधे बाकी सारे लोग ये भयानक नजारा देखकर पत्थर बन गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। रस्सियों में बंधे एक लड़के का गला सूख गया था। लड़के ने कांपते हुए कहा,
बाप रे, ये इंसान है या कोई भगवान? ये इतनी खौफनाक ताकत कहां से लाया? यिंगयिंग के दिल की धड़कनें तो जैसे रुक ही गई थीं। उसने खुद उन गोरिल्लाओं से लड़ाई की थी, इसलिए वो जानती थी कि वो कितने खतरनाक थे। सिर्फ एक गोरिल्ला ने ही उसकी जादुई पिन तोड़ दी थी और उसके रक्षक को हवा में मिला दिया था। और यहां तो 7-8 विशाल गोरिल्ला थे और सूली ने बिना पसीना बहाए उन सबको एक झटके में कीड़े की तरह कुचल दिया था। तभी खून से लथपथ झांग युआन दौड़ता हुआ आया। झांग युआन ने हंसते हुए कहा, बॉस, आप तो एकदम बवाल हो, मजा ही आ गया। सूली ने शांत आवाज में कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं। यिंगयिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, सूली, मेरी एक सहेली भी यहां है। सूली ने यिंगयिंग की तरफ देखा। यिंगयिंग ने मुड़कर कोने में बैठी गु हाओशुआंग की तरफ इशारा किया। यिंगयिंग ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी चचेरी बहन है। जब कल कयामत आई थी तो इसने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी। सूली को गु हाओशुआंग बहुत अच्छे से याद थी। पिछले 3 महीनों में न्यूज चैनलों पर उसका चेहरा बहुत बार दिखा था। वो बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थी। शेयर बाजार और कंपनियां चलाने में उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। लेकिन सूली जानता था कि अब यह सब बेकार था। कयामत के बाद पैसा और बिजनेस सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए थे। सूली ने बिना किसी इमोशन के सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने साथ किसी भी फालतू इंसान को नहीं रखता। यह सुनकर गु हाओशुआंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल खिसकती हुई सूली के पास आई। गु हाओशुआंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं फालतू नहीं हूं, मुझे सब कुछ मैनेज करना आता है। मैं आपकी असिस्टेंट बन सकती हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए खाना भी बना सकती हूं। बस मुझे बचा लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। एक दिन पहले तक जो गु हाओशुआंग अपने गुरूर में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो आज अपनी जान की भीख मांग रही थी। सूली ने एक पल के लिए सोचा, हुआगुओ पर्वत का किला बहुत बड़ा था। भविष्य में उसे सिर्फ राक्षसों से ही नहीं बल्कि भ्रष्ट सेना और लालची राजनेताओं से भी निपटना होगा। किले के अंदर का काम भी बहुत ज्यादा था, जो उसका बूढ़ा मैनेजर अकेला नहीं संभाल सकता था। सूली ने मन ही मन सोचा, इसे अपने साथ ले जाकर देखते हैं। अगर ये सही साबित हुई तो मैनेजर की मदद कर सकती है। सूली ने यिंगयिंग की तरफ देखा। यिंगयिंग ने डरी हुई आंखों से पूछा, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? सूली ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। यिंगयिंग खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर गु हाओशुआंग की रस्सियां खोलने लगी। रस्सी खुलते ही गु हाओशुआंग सूली के सामने आकर झुक गई। गु हाओशुआंग ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सू, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। सूली को उसका ये झुका हुआ रवैया बहुत पसंद आया। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए यही जरूरी था। तभी झांग युआन अपना सिर खुजाते हुए सूली के पास आया। झांग युआन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, सू भाई, सच बताऊं तो उन बड़े गोरिल्लाओं ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं तो बस मरने ही वाला था। सूली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी और भी ज्यादा खूंखार ट्रेनिंग की जरूरत है। झांग युआन ने तुरंत अपना सीना तान लिया और जोर से बोला, बिल्कुल बॉस, अब मैं और मेहनत करूंगा। सूली ने आदेश दिया, तुम वापस जाकर बाकी लड़कों के साथ राक्षसों का शिकार करो। मैं इन दोनों को सुरक्षित जगह छोड़कर आता हूं। सूली उन दोनों लड़कियों को लेकर हवा में उड़ गया और झांग युआन अपनी तलवार लहराते हुए वापस राक्षसों के झुंड में घुस गया। चिड़ियाघर के वो विशाल बॉस गोरिल्ला तो मर चुके थे, इसलिए अब बाकी बचे हुए छोटे राक्षस बिना किसी लीडर के पागलों की तरह भाग रहे थे। वो 10 लड़के अब उन छोटे राक्षसों को ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली काट रहे हों। हवा में उड़ते हुए यिंगयिंग की नजर नीचे लड़ रहे उन 10 लड़कों पर गई। वो सभी अपने अपने विशाल योद्धाओं के साथ इतने खूंखार लग रहे थे कि यिंगयिंग उन्हें देखकर हैरान रह गई। यिंगयिंग ने उम्मीद भरी नजरों से सूली की तरफ देखा। यिंगयिंग ने धीमी आवाज में पूछा, सूली, मेरी ये सुनहरी जादुई पिन कैसे ठीक हो सकती है? सूली ने हवा को चीरते हुए शांत आवाज में जवाब दिया, ये बहुत आसान है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी जिद और हिम्मत है। गु यिंगयिंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली को पूरी तरह से खोल दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हौसला दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। उसने बिना एक पल की भी देरी किए अपने ही दूसरे हाथ के नुकीले नाखूनों से अपनी हथेली के बीचों बीच एक गहरा कट लगा दिया। खचाक! अगले ही पल उसकी हथेली से लाल खून की एक धार फूट पड़ी। दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपने इस दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गु यिंगयिंग ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे यह करना ही होगा, मुझे ताकत चाहिए। उसने तुरंत एक खूबसूरत और पुरानी सी सोने की हेयरपिन निकाली और उसे अपने खून से लथपथ हथेली के ठीक बीच में रख दिया। उसने अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से भींच लिया, अपनी आंखें बंद की और अपने खून के जरिए उस हेयरपिन के अंदर छिपी जादुई ताकत को महसूस करने की कोशिश करने लगी। वो उस सोई हुई रक्षक आत्मा यानी गार्जियन स्पिरिट को जगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी। वहीं पास खड़ी गु हाओशुआंग ये सब देखकर जल भुन रही थी। उसकी आंखों में साफ जलन और लालच झलक रहा था। गु हाओशुआंग ने मन ही मन सोचते हुए खुद को कोसा, काश मेरे पास भी ऐसा कोई जादुई हथियार होता।
अगर मैं भी किसी गार्जियन स्पिरिट को बुला पाती तो इस खौफनाक और तबाह हो चुकी दुनिया में कम से कम अपनी जान तो बचा सकती थी। उसे वो दिन याद आ गया जब मैं यानी सूली पागलों की तरह दुनिया भर के हथियार इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त गु हाओशुआंग को लगा था कि मैं पागल हो गया हूँ और बस अपने पैसों का घमंड दिखा रहा हूँ, लेकिन आज इस कयामत के दिन उसे समझ आ रहा था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी और मैं कितना बड़ा जीनियस। काफी देर की घुटन और खामोशी के बाद गु यिंगेंग के माथे पर पड़ी सिलवटें अचानक गायब हो गईं। उसके चेहरे पर एक सुकून और जीत की मुस्कान खिल उठी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली। वो खून से सनी सोने की हेयरपिन अब हवा में तैर रही थी और एक तेज सुनहरी रोशनी में बदल रही थी। अगले ही पल वहां एक लेवल 2 का गार्जियन स्पिरिट खड़ा था। वो आत्मा किसी मौत के फरिश्ते की तरह लग रही थी। उसके हाथ में एक खौफनाक और विशाल दरांती थी। जैसे ही वो मैदान में उतरा, उसने लेवल 1 के उन सड़े हुए मरे हुए राक्षसों को ऐसे काटना शुरू कर दिया जैसे कोई किसान गेहूं की फसल काट रहा हो। खचाक खचाक राक्षसों के सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल रहे थे। लेकिन जब 100 से ज्यादा राक्षसों की एक पूरी की पूरी भीड़ उस गार्जियन स्पिरिट पर झपटी तो लेवल 2 का होने के बावजूद उसके लिए उन्हें संभालना मुश्किल होने लगा। लेकिन मैं वहां आसमान में किसी भगवान की तरह सब कुछ देख रहा था। जब भी कोई खतरा बढ़ता, मैं अपनी ताकत से एक ही झटके में उन राक्षसों को भस्म कर देता। इस खौफनाक तरफा लड़ाई में सिर्फ आधे दिन के अंदर पूरे चिड़ियाघर के राक्षसों का नामो निशान मिटा दिया गया। लाशों के ढेर लग गए थे। लड़ाई खत्म होने के बाद मैंने उन दोनों को एक साफ पानी की जगह दिखाई। उन्होंने अपने शरीर से राक्षसों का गंदा और बदबूदार खून धोया और फिर मेरे जादुई उड़ने वाले बादल जिंडऊ युन पर सवार हो गईं। हम सब हवा को चीरते हुए वापस मेरे अड्डे हुआगुओ माउंटेन की तरफ निकल पड़े। हुआगुओ माउंटेन पहुंचते ही गु यिंगेंग और गु हाओशुआंग ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मेरे सभी आदमियों को इज्जत से सिर झुकाकर नमस्ते किया। वो दोनों कोई बेवकूफ़ नहीं थीं। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि झांग युआन और बाकी लोग मेरे सबसे खास आदमी हैं और इस पूरे बेस में उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। मैंने अपने वफादार नौकर की तरफ देखते हुए कहा, लियू बो, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दो। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लियू बो ने सिर झुकाते हुए कहा, जी छोटे मालिक, मैं अभी सब व्यवस्था करता हूँ। लियू बो अपने काम पर लग गया और झांग युआन अपने साथियों के साथ इस भयानक लड़ाई के बाद नहाने चला गया। लेकिन दोस्तों, जहां मेरे हुआगुओ माउंटेन बेस पर इतनी शांति और सुकून था, वहीं पूरी दुनिया इस वक्त किसी जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। पूरी पृथ्वी पर मौत और तबाही का साया मंडरा रहा था। खूंखार भूतों और मरे हुए राक्षसों की जहरीली गैस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। करोड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे थे। सड़कों पर लाशें बिछी थीं और हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मची थी। लेकिन इस घने अंधेरे में भी कुछ लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण जागी थी, मेरी ही वजह से। हाँ, जिन लोगों ने मुझे हथियार इकट्ठा करते देखा था, उन्हें समझ आ गया था कि इन हथियारों पर अपना खून लगाकर वो जादुई गार्जियन स्पिरिट को बुला सकते हैं। ये खबर किसी जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। अब हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक हथियार के पीछे पागल हो चुका था। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग राक्षसों से लड़ने के बजाय एक छोटे से हथियार के लिए आपस में ही एक दूसरे का गला काट रहे थे। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था और ये सब तबाही देखकर एक लड़की का खून खौल रहा था। उसका नाम था लिन रोंगरोंग। हुआगुओ माउंटेन की तरफ जाने वाली एक सुनसान सड़क पर एक भारी भरकम और खौफनाक रेसिंग मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। उस बाइक पर लिन रोंगरोंग सवार थी। उसने काले रंग का एक बेहद टाइट और खतरनाक लेदर सूट पहना हुआ था, जो उसके परफेक्ट और हॉट फिगर को और भी ज्यादा कातिलाना बना रहा था। आर्मी के कमांडर चेन झान का आदेश मिलते ही उसने अपना सारा गियर उठाया और बिना एक सेकंड बर्बाद किए इस मिशन पर निकल पड़ी थी। लेकिन उसके पीठ पर कुछ ऐसा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसकी पीठ पर एक बेहद विशाल और खौफनाक दरांती बंधी हुई थी, जिससे अभी भी ताजा खून टपक रहा था। वो किसी भी आम लड़की से बहुत अलग थी। तभी सड़क किनारे से एक दर्द भरी आवाज आई। एक आदमी ने खून से लथपथ होकर तड़पते हुए कहा, बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लिन रोंगरोंग का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी भारी बाइक रोकी और उस घायल आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लिन रोंगरोंग ने फिक्र के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हुआ? जैसे ही लिन रोंगरोंग उसके पास झुकी, उस तड़पते हुए आदमी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में एक खूंखार और लालची चमक आ गई। उसने मदद मांगने के बजाय पागलों की तरह झपट्टा मारा और लिन रोंगरोंग की पीठ पर बंधी उस जादुई दरांती को छीनने की कोशिश की। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। लिन रोंगरोंग की रफ्तार किसी बिजली से भी तेज थी। उसने पलक झपकते ही अपनी बेल्ट से एक तेज धार वाला खंजर निकाला और एक ही झटके में उस धोखेबाज आदमी के गले के आर पार कर दिया। खचाक! उस आदमी की एक भयानक चीख निकली और वो वहीं ढेर हो गया। लिन रोंगरोंग ने अपने खंजर से खून साफ किया, उसे वापस रखा और बिना कोई अफसोस किए अपनी बाइक पर बैठ गई। उसने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा,
ये दुनिया बीमार हो चुकी है। इस दुनिया को एक इलाज की जरूरत है और मैं ये इलाज ढूंढ कर रहूंगी। उसने बाइक का एक्सीलरेटर पूरी ताकत से घुमाया और हुआगुओ माउंटेन की तरफ निकल पड़ी। अगली सुबह मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। सू भाई, जल्दी बाहर आइए, गजब हो गया है। मैं झटके से बिस्तर से उठा, जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर की तरफ भागा। मैंने बाहर आते ही गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह ये कैसी चीख पुकार है? एक आदमी ने कांपते हुए कहा, मालिक आप खुद ही आकर देख लीजिए, हमारी तो रूह कांप रही है। कुछ ही पलों में मैं हुआगुओ माउंटेन की विशाल दीवार के ऊपर खड़ा था। मेरे 29 सबसे खतरनाक और वफादार लड़ाके वहां पहले से मौजूद थे और उन सबके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। झांग युआन ने घबराते हुए कहा, सू भाई, शुक्र है आप आ गए, जरा नीचे देखिए, ये क्या बला है? मैंने उस तरफ देखा जिधर वो उंगली दिखा रहा था और नजारा देखकर मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारी 800 मीटर ऊंची लोहे की दीवार, जिसे भेदना नामुमकिन था, उस पर कोई जंगली बेल पागलों की तरह ऊपर चढ़ रही थी। वो कोई आम बेल नहीं थी। वो बेल इतनी मोटी और खौफनाक थी जैसे कोई 60 साल पुराना बरगद का पेड़ हो। वो दीवार से चिपक कर किसी खूंखार अजगर की तरह ऊपर की तरफ रेंग रही थी। वो तब तक ऊपर बढ़ती रही जब तक वो दीवार के ऊपर लगे हाई वोल्टेज बिजली के तारों से नहीं टकरा गई। तारों से टकराते ही वो जलकर काली पड़ने लगी। तब जाकर उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये तो मरे हुए राक्षसों वाले पेड़ हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जानवरों और पेड़ों के म्यूटेशन यानी उनके राक्षस बनने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर कोई छोटा सा घास का तिनका राक्षस बनता है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई सैकड़ों साल पुराना और विशाल पेड़ राक्षस में बदल जाए तो उसकी ताकत लेवल 3 के किसी जंगली जानवर से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक होती है। पेड़ों की ताकत उनके आकार पर निर्भर करती है। झांग युआन ने गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर मारते हुए कहा, सू भाई, इन बेलों की ताकत बहुत अजीब है। मेरे लड़कों ने अभी इन्हें कई बार काट कर फेंक दिया, सिर्फ इनकी जड़ें बची थीं, लेकिन पलक झपकते ही ये वापस से उतनी ही बड़ी हो जाती हैं और इनकी जड़ें जमीन के इतने नीचे हैं कि हम उन्हें निकाल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, रुको, मैं खुद जाकर देखता हूं। मैंने दीवार से सीधे छलांग लगा दी। मेरे पैरों के नीचे तुरंत एक जादुई बादल आ गया और मैं हवा में तैरते हुए उस खौफनाक दीवार के सामने पहुंच गया। नजदीक से देखने पर वो नजारा और भी डरावना था। वो मोटी मोटी बेलें किसी मोर के पंखों की तरह पूरी दीवार पर फैली हुई थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि इन सारी विशाल बेलों की शुरुआत नीचे जमीन में बने एक छोटे से गड्ढे से हो रही थी, जो किसी फूलदान जितना बड़ा था। इतनी बड़ी बेलें सिर्फ उस एक छोटे से गड्ढे से निकल रही थीं। मैं तुरंत हवा से नीचे उतरा और उस गड्ढे के पास जा पहुंचा। मैंने अपनी लेवल 3 की ताकत को अपने हाथों में इकट्ठा किया और पूरी खूंखार ताकत के साथ उस बेल को पकड़ा और एक ही झटके में उसे जमीन से उखाड़ फेंका। कड़ाक! लेकिन जब मैंने उसकी जड़ को देखा तो मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने हैरान होते हुए कहा, यह कोई पूरा पेड़ नहीं है, ये जड़ तो बहुत नई और कच्ची है। इसका मतलब ये सिर्फ एक बीज है। ये समझते ही मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो कयामत का दिन याद आ गया, जब ये दुनिया तबाह हुई थी तो पास के बोटैनिकल गार्डन में एक 300 साल पुराना पेड़ हुआ करता था। उस जहरीली गैस ने उस पेड़ को एक ऐसे खौफनाक राक्षस में बदल दिया था जिसके बारे में सोचना भी पाप है। उस पेड़ ने अपनी जादुई ताकतों से अपने आसपास के हर इंसान, हर जानवर, यहाँ तक कि दूसरे राक्षसों को भी बेदर्दी से मार डाला था। सिर्फ एक रात के अंदर वो पेड़ लेवल 144 का बॉस मॉन्स्टर बन चुका था। उस खौफनाक पेड़ ने अपना खुद का दिमाग विकसित कर लिया था। उसकी वो मोटी मोटी बेलें किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह हवा में उड़ती थीं और जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे चीर कर रख देती थी। दुनिया भर के लोगों ने खौफ से उस पेड़ का नाम रखा था फैंग टैंग, यानी पागल बेल। लेकिन उस पागल बेल की सबसे खौफनाक बात उसकी बेलें नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो हवा में अपने जादुई बीज फेंक सकता था। जहां भी उसका बीज गिरता वहां से एक विशाल और खौफनाक बेल पैदा हो जाती जो अपने आसपास की हर चीज को खा जाती। और वो पागल पेड़ कभी एक बीज नहीं फेंकता था, वो हमेशा बीजों की बारिश करता था। मैंने तुरंत अपने जादुई बादल को आसमान की तरफ मोड़ा और अपनी जादुई आंखों से नीचे की जमीन को स्कैन किया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हुआगुओ माउंटेन के चारों तरफ की जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे गड्ढे बन चुके थे। उन गड्ढों के अंदर वो मौत के बीज बोए जा चुके थे। अगर कोई भी इंसान या जानवर भूल से भी इन गड्ढों के पास से गुजरता तो ये बीज तुरंत एक विशाल बेल में बदल जाते और उसे जिंदा निगल लेते। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, लानत है, ये पक्का उस फैंग टैंग का ही काम है। मुझे समझ आ गया कि उस पेड़ ने सीधे हमारे बेस पर हमला क्यों नहीं किया। वो पेड़ बहुत चालाक था। उसे पता था कि हुआगुओ माउंटेन के अंदर मुझसे जैसी ताकतवर चीजें मौजूद हैं जिन्हें वो हरा नहीं सकता। इसलिए उसने चालाकी से हमारे पूरे बेस के चारों तरफ अपने बीज बिछा दिए थे, ताकि जब मेरे सबसे खास लड़के बेस से बाहर शिकार करने निकलें तो बिना किसी भनक के इन बीजों का शिकार बन जाएं
और तड़प तड़प कर मर जाएं। मैंने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तू बहुत चालाक है फेंग तेंग, लेकिन सूली से ज्यादा नहीं। मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस मुख्य बेल की जड़ को अपनी ताकत से पीस कर राख कर दिया। जड़ के खत्म होते ही दीवार पर चढ़ी वो सारी खौफनाक बेलें तुरंत सूख गईं और किसी बेजान रस्सी की तरह नीचे आ गिरीं। मैं वापस उड़कर दीवार के ऊपर आया और झांग युआन और बाकी लड़कों को उस फेंग तेंग और उसकी चालाकी के बारे में सब कुछ बता दिया। झांग युआन ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बाप रे बाप, इतना खतरनाक राक्षस! सू भाई, कसम से आज तो किस्मत ने बचा लिया। अगर हमारे लड़के बाहर जाते तो उनका तो कीमा बन जाता। एक दूसरे लड़के ने पूछा, तो सू भाई, क्या हम बाहर जाकर इन सारे बीजों को जला दें? मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हम इन्हें मिटा तो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग युआन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब? हम इन्हें क्यों छोड़ें? तभी पीछे से एक बेहद कातिलाना और समझदार आवाज आई। मुझे लगता है मतलब है कि अब से जब भी हमें बाहर जाना होगा तो वो हमें अपने जादुई बादल पर उड़ाकर ले जाएंगे। हम जमीन पर पैर ही नहीं रखेंगे। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। वो गु हाओशुआंग थी, लेकिन आज उसका अवतार बिल्कुल बदला हुआ था। वो अपने हमेशा वाले सफेद शर्ट, टाइट स्कर्ट और हाई हील्स में नहीं थी। आज उसने एक बेहद टाइट और खतरनाक कॉम्बैट ट्रेनिंग सूट पहना हुआ था, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर और भी ज्यादा हॉट और जानलेवा लग रहा था।